सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फॉरेस्ट लेजिस्लेशन को समझने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर 2 का हिस्सा है और पेपर 2 में भी सेक्शन बी के अंतर्गत पूछा जाता है। लेकिन यूपीएससी कई बार इसे सेक्शन ए में भी पूछ लेती है पेपर 2 में। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे केवल सेक्शन बी के लिए ही पढ़ना है। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ज़रूरी यह है कि अगर क्वेश्चन आए तो हमसे बने। और हर साल यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती ही पूछती है, ना सिर्फ मेंस में बल्कि इंटरव्यू में भी। जो बोर्ड होता है, जो मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू में, वो ये देखना चाहते हैं कि आपको फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस के बारे में कितना कुछ पता है, आपको लॉज पता है कि नहीं पता है, पॉलिसीज पता है कि नहीं पता है। तो उसमें भी टेस्टिंग होती है ड्यूरिंग इंटरव्यू राउंड। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज योर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में कई सारे सेक्शंस दिए गए हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ेंगे ताकि एग्जामिनेशन में जब लिखने के लिए आ जाए तो हमारे पास ठीक ठाक मटेरियल हो। सेक्शन 3 क्या बोलता है कि किसी भी एरिया को, जो फॉरेस्ट एरिया, उसे रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित किया जाएगा। सेक्शन 5 क्या बोला जाता है कि अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो उसके बाद किसी भी प्रकार का फॉरेस्ट राइट्स का एक्विजिशन नहीं एंटरटेन किया जाएगा। सेक्शन 6 फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के बारे में डील करते हैं। देन सेक्शन 19 कि अगर फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर ने किसी प्रकार का नोटिफिकेशन निकाल दिया तो उसके अगेंस्ट अपील का प्रावधान किसमें, सेक्शन 19 में। सेक्शन 20 सेटलमेंट्स अगेंस्ट द अपील। सेक्शन 29 इज योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में सेक्शन 3 में बात की गई है एंड सेक्शन 29 के अंदर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है। सेक्शन 33 इज योर पनिशेबल ऑफेंसेस। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर सेक्शंस याद हो रहे हैं आपको, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 5 क्या है, सेक्शन 6 क्या है, सेक्शन के नाम के साथ आपको याद हो रहा है, वेल एंड गुड, काफी अच्छी बात है। सेक्शन याद नहीं हो पा रहे हैं और केवल आपको ये लाइन से याद हो रही है कि रिजर्व फॉरेस्ट है, इसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का प्रावधान है, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर का इसके अंतर्गत प्रावधान है, तो भी काम चल जाएगा। एग्जामिनेशन में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप सेक्शन को लिखिए, आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको उस एक्ट के बारे में जानकारी है या नहीं। तो अगर आपको केवल सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं, सीधा उसका जो जिस्ट है वो याद हो रहा है, समरी याद हो रही है, वेल एंड गुड, वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्वेश्चन इससे अक्सर पूछे जाते हैं। सो इसमें 6 चैप्टर्स हैं, तो हम लोग चैप्टर वाइज इसके अंतर्गत जाएंगे। देखिए, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 जो है वो ये डिफाइन करता है कि यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कितने रीजन में एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 क्या डिफाइन करता है कि कौन से एनिमल्स इसके अंतर्गत आएंगे, कौन से एनिमल के आर्टिकल्स इसके अंतर्गत शामिल होंगे। चैप्टर 2 में यदि हम देखें तो चैप्टर 2 में कौन कौन से ऑफिशियल्स शामिल होंगे फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन के लिए, के कंजर्वेशन के लिए, उसे दर्शाया गया। तो सेक्शन 3 में यह बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कौन कौन से ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकती है। सो डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स। इसी तरीके से सेक्शन 4 में यह बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड अदर ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 6 में यह चीज बताई गई है कि जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड होगा उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। एंड देन सेक्शन 7 में यह बात कही गई है कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड को नियुक्त किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। चैप्टर 3 में क्या बात कही गई है कि जो हंटिंग होगी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, वो किस तरीके से की जाएगी, किससे परमिशन लेना पड़ेगा, वो सारे प्रावधान इस चैप्टर 3 में दिए गए हैं। देन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द चैप्टर 3 ये बताता है कि हंटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ की जो परमिशन है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देंगे। लेकिन कब देंगे? अगर एनिमल ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो गया है, या एनिमल को किसी प्रकार की बीमारी हो गई है, या फिर एनिमल इंज्योर्ड है, वो ठीक नहीं हो सकता है, देन उसके हंटिंग के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या करेंगे, परमिशन देंगे। सेक्शन 17 क्या बताता है, कुछ प्लांट्स जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है उसका यहाँ पर जिक्र है। देन चैप्टर 4, देखिए चैप्टर 4 के अंतर्गत ये बताया गया है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन कौन सी होंगे या उनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सैंक्चुरी के अंतर्गत डेफिनेशन ये दी गई है कि ऐसा एरिया जिसे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है अंडर द सेक्शन 18 और 38 और सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 36। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से सेक्शन की बात यहाँ पर की गई है, सेक्शन 18 और 38 और सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 36। तो ये होगा सैंक्चुरी का। नेशनल पार्क में बस केवल डिफरेंस इतना आता है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से कि यहाँ पर
सेक्शन 18 की जगह सेक्शन 35 है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गेम रिजर्व्स सेक्शन 36 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है इस रीजन में हंटिंग अलाउ होती है किसी भी एनिमल की, याद रखिएगा किसी भी एनिमल की हंटिंग गेम रिजर्व्स में अलाउ होती है। क्लोज्ड एरिया सेक्शन 37 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है यहाँ पर हंटिंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित या बैंड होती है। तो चैप्टर 4A जो है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जब आया था 1991 में, उसमें ऐड किया गया था चैप्टर 4A, तो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज योर चैप्टर 5, इसमें ट्रेड कॉमर्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स और जो भी उनके आर्टिकल्स होते हैं उससे संबंधित गाइडलाइंस, ट्रॉफी एनिमल्स क्या होते हैं उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस इस चैप्टर में दिए गए हैं। चैप्टर 6 क्या बोलता है कि जितने ऑफेंसेस हो रहे हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए या उसके रिगार्डिंग किस प्रकार के पनिशमेंट्स हैं, वो सारी चीजें चैप्टर 6 में दी गई है। 1991 अमेंडमेंट में जैसे मैंने पहले ही बता दिया था सेंट्रल जू अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने की बात है, एंड 2002 अमेंडमेंट में क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो उसे भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही ऐड किया गया है। नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये 2022 के प्रीलिम्स में 2022 के मेंस एग्जामिनेशन में फॉरेस्ट्री पेपर के अंतर्गत पूछा गया था। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी को बताता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे रीजन में, पूरे कंट्री में ये लागू होगा, और कब से एप्लीकेबल होगा, फ्रॉम 25 अक्टूबर 1980, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 2 में ये बात कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी जरूरी है अगर कोई फॉरेस्ट रीजन को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो सेक्शन 2 में ये बात कही गई है। सेक्शन 3 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट रीजन में या नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए ट्रांसफर किया जाता है तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करेगी। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, व्हाट आर द सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। 1988 में इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट, संशोधन लेकर आया गया था। उसमें क्या प्रावधान थे या उसमें क्या प्रोविजंस थे कि अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का वायलेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट तो पेनल्टी क्या होगी। देन व्हाट आर द डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर द डाइवर्जन ऑफ द लैंड, उसे भी दिया गया था, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में कोई गाइडलाइंस नहीं दी थी, केवल ये 3 सेक्शंस लिख दिए थे। एंड थर्ड प्रोविजन जो 1988 अमेंडमेंट में था, फिर से वही बात कही गई थी कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी। देन नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894, 1894 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये समझते हैं। देखिए उस समय ब्रिटिश एरा था और उनका प्रमुख या मेन पर्पस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, तो यही उनका ऑब्जेक्टिव था। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन क्या चीज़ थी, फॉरेस्ट को 4 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, फॉरेस्ट फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, देन सेकेंड इज योर माइनर फॉरेस्ट, प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट एंड पास्चर लैंड्स। इन 4 डिफरेंट टाइप्स में फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया था। ट्राइबल पीपल के लिए किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी, ना ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कोई गाइडलाइंस दी गई थी। द नेक्स्ट इज 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अभी हमने 1894 का देखा, अब ये है 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव अब चेंज हो जाता है, जहां पर पहले 1894 में एक्सप्लॉयटेशन था ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि बेटर यूसेज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज करने। हम लोग 1952 में 3 या 4 साल हुए आज़ादी के, और उसके पश्चात हमने अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई है। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन अगेन हम लोगों ने 4 टाइप्स में फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एंड ट्री लैंड्स। ट्राइबल पीपल के लिए अभी भी कोई गाइडलाइंस नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस आई है, स्पेशली फॉर योर एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है, कोई भी मेजर्स नहीं लिए गए हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका जाए। 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। देखिए 1980 के बाद जब अभी हम लोगों ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी पढ़ा, उसमें भी यही प्रोविजन था, यही प्रावधान था कि फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस में जाने से रोका जाए। तो जब 1988 में फॉरेस्ट पॉलिसी आई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो इसमें भी प्रोविजन यही हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए, नेचुरल हेरिटेज जो हेरिटेज है उसे बचाया जाए, उसे प्रिजर्व किया जाए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस फॉरेस्ट पॉलिसी का। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, जैसे पहले की पॉलिसीज में
4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। देन ट्राइबल पीपल के लिए, जनजातियों के लिए बेहतर गाइडलाइंस इसके अंतर्गत दी गई थी। जो वाइल्ड लाइफ है उसके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी डिटेल में प्रोविजंस थे। देन प्राइवेट फॉरेस्ट के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने के लिए भी काफ़ी सारे मेजर्स इसके अंतर्गत दिए गए थे, एज वेल एज पीपल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, इसकी भी बात यहाँ पर की गई थी। इसी के पश्चात आपका आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में जब ये बात कही गई कि पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए, उसी के बाद आया है आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट, जो आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है कि एक्सप्लेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जो हाल ही के मेंस क्वेश्चन में आया है। देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, अगेन 2022 के फॉरेस्ट्री के पेपर में इसे पूछा गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। देन डिस्कस द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, गिव सैलिएंट पॉइंट्स ओनली। तो अभी जो हम लोगों ने देख लिया बस वही आपको समझा देना है। सेक्शन के नाम भले याद नहीं हो रहे, आपको सेक्शन 3 में क्या लिखा, सेक्शन 5 में क्या लिखा, तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको यह पता रहना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या चीज दी गई है, स्पेशली ऑफ योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्योंकि 6 ही चैप्टर हैं और बहुत ही इजी फॉर्मेट में चीजें वहां पर बताई गई हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।